उधर बारां शहर में ईद की नमाज के बाद ईदगाह में फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे। सुबह बारां शहर के ईदगाह में ईद की नमाज अदा होने के बाद कुछ मुस्लिम नमाजियों ने फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। साथ ही इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी यहां पर लगाए गए। कुछ युवकों द्वारा हाथों में फ़लस्तीन के झंडे और बैनर लेकर गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ नारेबाजी की गई। हिंदू संगठनों को ये बात पता चली, उन्होंने आक्रोश और नाराजगी प्रकट की। इसके बाद दोपहर बाद कोतवाली थाना अधिकारी योगेश चौहान की ओर से मामले में एसडीपीआई के जिलाध्यक्ष अब्दुल अजीज, मौलाना आरिफ अंसारी, वसीम सलामत, असलम अंसारी समेत 13 नामजद लोगों के अलावा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उधर जोधपुर में रामनवमी के महोत्सव को लेकर लगे पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई। घटना के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला। पुलिस ने एक आरोपी की यहां से गिरफ्तारी की। 3 बाल अपचारियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रामनवमी महोत्सव को लेकर के जानकारी के मुताबिक कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे, जिनको फाड़ने पर हिंदू संगठनों ने आक्रोश प्रकट किया। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर के जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। इससे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस फिलहाल मामले को लेकर जांच कर रही है। हमारे नई सड़क के पास में एक श्री राम मार्केट है, वहाँ पे श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को खंडित किया गया था। उसकी भी हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। परसों रात को नई सड़क पर रामनवमी महोत्सव समिति की श्री राम प्रभु श्री राम जी की फ्लैक्स लगे हुए थे, मूर्तियाँ लगी हुई थी। उसको परसों रात को कुछ बदमाशों ने मिलकर काफ़ी सारे जो पोस्टर्स थे उस पर प्रभु श्री राम जी के तस्वीरों के ऊपर सिरा लगाया गया। ये असम्य अपराध है। जिन लोगों को ये सज़ा ऐसी होनी चाहिए, उनकी जमानत ना हो। हम सरकार से और न्यायाधीशों से मांग करेंगे, अगर इनको जमानत दे दी गई तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आगे इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। सोस्ती गेट श्री राम मार्केट की घटना और सोस्ती गेट शिव जी के मंदिर और गणेश जी के मंदिर के पास अवैध रूप से मांस बेचने की घटना और इसके पश्चात लगातार निरंतर नई सड़क पर, बीच सड़क पर रात्रि को असामयिक। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा झालावाड़ के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने खानपुर कस्बे में मत्स्य जयंती कार्यक्रम में भाग लिया, अपना संबोधन भी दिया, जिसका आयोजन मीणा समाज की तरफ से किया गया। इससे पहले मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खानपुर पहुंचने पर काली तलाई तिराहे पर पूर्व विधायक नरेंद्र नागर के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। तो वहीं बाद में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कस्बे में शोभा यात्रा में भी शिरकत की। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि इस मामले में एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एडवोकेट जनरल और कैबिनेट सब कमेटी सब अपनी तरफ से सिफारिश कर चुके हैं। अब मामले में आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। इसके साथ ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उनका स्वभाव आंदोलन करने का रहा है, फिर चाहे वे विपक्ष में हो या सत्ता में। गलत बात को देख सुनकर उनसे नहीं रहा जाता। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ही आगे बढ़ पाते हैं और ये उनकी कमी है। एक तो प्राकृतिक आपदा, जिसमें अतिवृष्टि हो जाए, ओला पड़ जाए, उसमें अनुदान दिया जाता है। 33% नुकसान हुआ, उसका जायजा पटवारी और एग्रीकल्चर के अधिकारी लेते, रेवेन्यू के लेते। एक होता फसल बीमा। फसल बीमा जिसने प्रीमियम जमा की हुई है, उसके नुकसान होने पर उसको फसल बीमा का पैसा दिया जाता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इधर मैं आया हूँ तो उसमें कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिली है, जिसकी हम जांच कराएंगे। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास आरती करने के दौरान झुलस गईं। जानकारी के मुताबिक उनकी चुन्नी में आग लगी। उन्हें उदयपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें अहमदाबाद के लिए रेफर किया गया। व्यास के भाई गोपाल शर्मा ने जानकारी दी है कि मैं फार्म हाउस पर गया हुआ था। इस दौरान आग लगने की सूचना मिली। जब वे घर पहुंचे तो पता चला कि गणगौर पूजन कर रही थी उनकी मां और इसी दौरान उनकी चुन्नी में आग लगी। नीचे जल रही दीपक की वजह से उनकी चुन्नी ने आग पकड़ी। घर में ही काम करने वाले एक व्यक्ति ने उनको संभाला
उनको उदयपुर में निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उन्हें अहमदाबाद रेफर किया गया है। वहीं गिरजा व्यास की तबीयत को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। अपने सारी पाठ वाट करके खड़ी होके आरती ले रही होगी, नीचे दीपक जल रहा था, चुन्नी थी गले में, ये बंसी यहाँ अकेला था। मैं फार्म हाउस पे गया था, वहाँ से आया जितने तो ये हादसा हो गया। मैं भाग के आया, जब तक बच्चे लेके उनको हॉस्पिटल गए, अमेरिकन में ले जाके सारा चेकअप उनका पूरा प्राइवेट सारा प्राइमरी जितना भी करना था वो करके मैंने तो इमीडिएट ये एक्शन लिया कि मैं यहाँ कोई है नहीं व्यवस्था, मैं अहमदाबाद ले जाता हूँ। तो उनको इमरजेंसी उसको उसमें एम्बुलेंस में हमने एमरजेंसी वहाँ रख दिया। मेरे बच्चे मेरी वाइफ सब गए हैं, मैं भी निकल ही रहा हूँ। जस्ट मैं बाहर गया था, लोटर रखने, वो जल सूर्य का जल चढ़ाते इसलिए, तो लोटर रख के आया, जब तक वो उनको आग लग चुकी थी और मैंने बुझाया उनको टॉवेल से और पानी डाल के बुझाया। घनघोर की पूजा थी, पूरा परिवार मिलके पूजा कर रहा था। फिर घनघोर की पूजा खत्म होते ही सब अपने अपने काम से निकले। मैं भी काम पे जाने के लिए थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं अपना चेंज करने ऊपर गई, इतने में मैडम ने नॉर्मल जो रोज की पूजा करते हैं वो पूजा करने बैठ गए, तो दिए से दुपट्टे में आग लग गई और वो एकदम से पकड़ ली आग, तो घटना हो गई है। उधर दिल्ली से खबर, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजस्थान के क्षेत्र में स्थापना दिवस और गणगौर के कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। शेखावत ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार दिल्ली में आधिकारिक तौर पर राजस्थान दिवस मनाएगी। मैं इसके लिए हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। मुझे आज के इस राजस्थान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर अत्यंत हृदय से प्रसन्नता है। मैं सभी राजस्थान से जुड़े परिवार जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ राजस्थान दिवस की और गणगौर उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उन्हें ये विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली की ये मुख्यमंत्री बहन और दिल्ली सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है, उनके हित के लिए कार्य करेगी, उनकी सुख समृद्धि के लिए कार्य करेगी। देखिए, दिल्ली में रहने वाले राजस्थान के प्रवासी जो एक सांस्कृतिक रूप से एक परिवार के रूप में यहाँ दिल्ली में निवास करते हैं, उनका आज पारिवारिक स्नेह मिलन नए वर्ष और गणगौर के इस उत्सव पर आयोजित किया है। मैं इस पारिवारिक स्नेह मिलन के आयोजन के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थानी प्रवासी प्रकोष्ठ का हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूँ। कार्यक्रम में दिल्ली के सम्मानीय मुख्यमंत्री और अनेक लोगों ने शिरकत की है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि राजस्थान की जो संस्कृति, राजस्थान जो संस्कृतिधारी धरती है, राजस्थान के लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ राजस्थान की संस्कृति की खुशबू निश्चित रूप से वहाँ महसूस की जा सकती है, वहाँ अनुभव की जा सकती है। खैरथल तिजारा से खबर, जहां पर नकली पनीर के खिलाफ एक्शन हुआ है। 150 किलो दूषित पनीर को नष्ट किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, नकली पनीर के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 150 किलो से ज्यादा पनीर को यहां पर नष्ट करवाया गया जो नकली था। बहरहाल तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। खैरथल तिजारा और इस पूरे इलाके में नकली पनीर की लगातार शिकायतें आती है पूरे साल भर, और इस दौरान ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने ये सम्मिलित कार्रवाई की है। उधर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले को लेकर ईडी के द्वारा अटैच प्रॉपर्टी बिना एनओसी के बेचने का मामला सामने आया। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोसाइटी पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि जिन प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया था उनमें से 22 बीघा जमीन को बेहद कम दामों पर नीलाम किया गया। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के गंभीर आरोप। ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी को बिना एनओसी बेचने का आरोप। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी उठाए थे सवाल। साल 2018 में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले का पर्दाफाश किया था। दावा किया गया कि निवेशकों के करोड़ों रुपयों का गबन किया गया, लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी आरोप लगाया है कि ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी को बिना एनओसी के बेच दिया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा राजस्थान समेत 28 राज्यों में 800 से ज्यादा शाखाओं के जरिए गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूटा। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आदर्श सोसाइटी की संपत्ति अटैच करने के बाद भी साल 2024 और 25 में ईडी की इजाजत लिए बगैर सिरोही के अधिकारियों ने कई जमीनों का नामांतरण कर दिया और करीब 22 लाख बीघा जमीन को बाजार में कम दामों पर नीलाम किया। आखिर इतना बड़ा खेल किसकी सह पर हो रहा है? इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आदर्श सोसाइटी घोटाले की जांच पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों पर आदर्श सोसाइटी की प्रॉपर्टी को बिना ईडी की एनओसी के लिक्विडेटर के नाम खोलने और बाजार कीमत से आधे कीमत पर नीलामी करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला। इसमें करीब 15,000 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला हुआ। सिरोही से ये फर्जी सोसाइटी का नेटवर्क शुरू हुआ। इसमें सरकारी और रिटायर्ड लोगों को झांसा दिया गया। 5 साल में रकम डबल करने का दावा किया गया। 10 से ज्यादा सोसाइटी पर 250 से ज्यादा केस दर्ज। 28 राज्यों में 800 से ज्यादा ब्रांच खोली गई थी। 20 लाख से ज्यादा निवेशकों का पैसा लगा था। ईडी ने अब तक 2075 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। मामले को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई है और सवाल है कि क्या जनता की कमाई पर एक बार फिर से डाका डाला जा रहा है और किसकी शह पर जनता के पास जाने वाली जमीन को नीलाम किया जा रहा है। अगर आरोपों में सच्चाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। माने जाते हैं जिनका राज आज भी बना हुआ है और चमत्कार और भगवान की कृपा या कुछ भी कहें आप इन्हें, क्योंकि लोक आस्था का जो महत्व है मंदिरों में दर्शन करने के लिए, उसकी वजह से लोग बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। बीकानेर के देशनोक के करणी माता मंदिर के बारे में भी आप जान कर के हैरत अंगेज यहाँ के जो चमत्कार हैं उनको पहचान पाएंगे कि आखिरकार कैसे लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। देशनोक में चूहों वाली देवी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर में वैसे तो हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र में तो पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ देवी माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। देवी करणी माँ दुर्गा का एक ही स्वरूप है जिन्होंने जन कल्याण के लिए धरती पर अवतार लिया था। इस मंदिर में करीब 20,000 चूहे रहते हैं। यहाँ पर मौजूद चूहों को काबा कहा जाता है, जिन्हें देवी माँ की संतान का दर्जा प्राप्त है। ये काबा मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। मंदिर में सुबह और शाम होने वाली आरती के दौरान बड़ी संख्या में चूहे मंदिर परिसर में दिखाई देते हैं। श्रद्धालु माँ करने के साथ साथ इन चूहों को चांदी की बड़ी सी परात में प्रसाद चढ़ाते हैं। फिर बाद में जूठे भोग को श्रद्धालुओं से बांट दिया जाता है। करणी मंदिर के जो काबे हैं तो 2 योनियों में रहते हैं। अब इसकी प्रमाणिकता इस चीज से अपने आप स्वतः पुष्ट होती है कि आप देखेंगे कि 600 साल से इस मंदिर में हजारों की संख्या में काबे हैं, चूहे हैं। आज तक कोई बीमारी महामारी को शंका, इनका जो झूठा जो दूध और जल है वो चरणामृत के रूप में लोग ये कहते हैं कि इससे मतलब बीमारी दूर होती है, ऐसी हमारी मान्यता है। मंदिर परिसर में चूहों की मौजूदगी के बारे में मान्यता है कि देपावत जाति के लोग मरने के बाद यमलोक नहीं जाते, बल्कि वे चूहों के रूप में करणी माता के मंदिर में ही रहते हैं। मंदिर में ज्यादातर काले और भूरे रंग के चूहे हैं, लेकिन कई बार सफेद रंग के चूहे भी दिखाई दे जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार करणी माता मंदिर में सफेद चूहा दिखने को शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सभी यहाँ काबे माता जी का अवतार ही माने गए हैं। तो सफेद काबा को माता जी का स्वरूप माना जाता है, जिनके दर्शन होने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, जिन्हें साक्षात माता जी का रूप माना गया है। यहाँ पे आने पे ऐसा फील होता है जैसे स्वर्ग जैसा फील होता है। जन्नत माना गया ये देशनोक का करणी माता का मंदिर। माना जाता है कि मां करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना हुई थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया था। पूरे मंदिर का निर्माण संगमरमर से हुआ। मंदिर का मुख्य दरवाजा चांदी से बना है, जिस पर की गई कारीगरी
लोगों का ध्यान खींच लेती है। आमतौर पर घरों में कोई भी चूहों की जूठी चीज खाने के बजाय फेंक दी जाती है, लेकिन यहाँ चूहों की जूठन प्रसाद के तौर पर ग्रहण की जाती है। मंदिर की ये प्रथा इसे देश में अपनी तरीके का इकलौता मंदिर बनाती है। बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और पुलिस ने अफीम स्मैक की तस्करी से जुड़े एक तस्कर की गिरफ्तारी की। आरोपी पर गंगानगर में 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने अब तक 90 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। जैसा आप जानते हो काफी लंबे समय तक इस ऑपरेशन जैसा आप जानते हो काफी लंबे समय से नशे के कारोबारियों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए कमर कस रखी है साइक्लोन टीम ने। उसी कड़ी में 90वीं कार्रवाई है हमारी। इस कार्रवाई का नाम रखा गया था ऑपरेशन कलिंग। ऑपरेशन कलिंग इसलिए नाम रखा गया इसका क्योंकि ये अशोक था, जो आरोपी था इसका नाम अशोक था। ये एक तरीके से इसका आखिरी युद्ध था जिसमें यह पकड़ा गया और अब नशे के व्यापार से तौबा करके यह परचून की दुकान खोलना चाहता था पुणे में। इसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, इसलिए पुलिस ने अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सागवाड़ा में एक ज्वेलर को अपनी बातों में फंसाकर 15 तोले सोने के आभूषण चुराए थे। ईरानी गैंग ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई वारदातें की हैं। पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी कैमरे थे, उनको खंगाले गए। उन सीसीटीवी कैमरों में आए मोटरसाइकिल के संदिग्ध नंबर एवं उन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों के हुलिये को मद्देनजर रखते हुए तलाश की गई, जिस पर टीम द्वारा उक्त घटना में एक कार एवं उसका चालक जो संलिप्त था उसे डिटेन किया। कार चालक जो कि स्वयं इन मुलजिमों के साथ उनकी स्वयं की रेनॉल्ट कार लेकर आया था और घटना को अंजाम दिया था, जिसमें उक्त कार को और अभियुक्त शुभम चौरसिया को जो कि थाने पर लेके आए थे डिटेन किया था, जिसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने जुर्म स्वीकार किया तो उसे गिरफ्तार किया गया। तो वहीं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर की गई टिप्पणी मामले को लेकर बीजेपी ने सांगा के चबूतरे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा, बांदीकुई के विधायक भागचंद तांकड़ा मौजूद रहे। इस दौरान राणा सांगा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि खानवा के युद्ध में घायल होने के बाद राणा सांगा दौसा के बसवा में आए थे और यहां उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। रामजीलाल सुमन को आकर माफी मांगनी चाहिए। अपनी अंतिम सांस जब खांडवा में युद्ध चल रहा था और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पूरी बड़े बहादुरी से उन्होंने युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोधी को उन्होंने कई बार हराया, बाबर जैसे आतंकी को कई बार हराया, परास्त किया और 80 घाव होने के बाद, शरीर में अलग अलग हिस्सों में घाव होने के बाद वो युद्ध करते रहे, देश के लिए समर्पित हुए और उन्होंने जिस स्तर पर हम लोग खड़े हैं यहाँ। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।